हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज यू नो दैट कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम फॉर 12th स्टैंडर्ड लेवल। तो उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया जो बोर्ड की क्वेश्चन बैंक हमें अलॉटेड थी। ओके बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 20 मार्क्स के लिए आप फुल्ली रेडी हो और बाकी रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम धीरे धीरे करके प्रिपेयर करते जा रहे हैं। अब इसमें स्पेशली मैं जनरली ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो बच्चे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल रहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यानी जो 8 मार्क्स के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 6 में डिमांडेड होते हैं ना, उसमें भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से यू हैव टू सेलेक्ट एनी 2 क्वेश्चन। आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 8 मार्क्स, जो 8 मार्क्स के रहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है 16 मार्क्स के लिए। तो बच्चों को ना लॉन्ग क्वेश्चन का थोड़ा ज़्यादा टेंशन रहता है कि वो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमें नहीं आया तो हम क्या करेंगे। बहुत आसान है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर दो, क्योंकि हमने बहुत सारे पेपर्स को, बोर्ड पेपर्स को हमने थरली जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसमें आप प्रिपेयर करो क्वेश्चन नंबर 6 जो 8 मार्क्स के लिए डिमांडेड होता है, मोस्टली फ्रॉम द डिमांड चैप्टर। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है विथ अजम्पशन और एक्सेप्शन हमने देखा है, या डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि पूरा डिमांड एनालिसिस ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत डिज़र्व करता है। यानी लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन या एक्सेप्शन एक तो हमें लगता ही है क्वेश्चन, लेकिन उसके साथ साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर 8 मार्क्स, जिसमें टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हम जनरली देखते हैं, या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी तीनों टाइप्स को बताते हैं, या एनी 2 मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस तरह से हमारे जो माइक्रो सेक्शन है उसमें आप डिमांड एनालिसिस को थोड़ा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। जब हम मैक्रो सेक्शन में जाते हैं तो उसमें नेशनल इनकम विल प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। तो नेशनल इनकम के फीचर्स आपको मालूम हैं, देन व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन मेजरिंग द नेशनल इनकम, या एनी 2 मेथड्स फॉर मेजरिंग द नेशनल इनकम। तो ये चैप्टर भी आपके 8 मार्क्स की वेटेज को रखता है। या हमने जैसे पब्लिक फाइनेंस किया वो चैप्टर जिसमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू हमने देखा, या व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर। बस ये 3-4 चैप्टर्स अगर आप माइंड में रखोगे ना तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा बच्चों। ज़्यादा आप किस पे टेंशन स्ट्रेस लोगे। पहला डिमांड एनालिसिस यानी लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन या एक्सेप्शन के साथ वो पूछेगा, और एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से रहेगा, एक नेशनल इनकम है। इस तरह से हमने ये 2-3 चैप्टर भी अच्छी तरह से कर लिया ना बच्चों, तो यू विल सी दैट आपको 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 सेलेक्ट करना बिकम वेरी इजी टास्क। ना आज के इस सेशन में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव का एक और हिस्सा आता है, दैट इज़ हमें कुछ इलस्ट्रेशंस दिए जाते हैं, उसमें से हम पूछते हैं कि हम उस इलस्ट्रेशन में किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। आप आइडेंटिफाई करो 1 मार्क और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो 1 मार्क। तो ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब जितने भी टेक्सचुअल हमारे इलस्ट्रेशंस थे वो मैंने हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपको डिस्कस कर दिया है, लेकिन जो महाराष्ट्र बोर्ड ने हमें क्वेश्चन बैंक दिया था जिसका ऑलरेडी PDF बना के मैंने अपने वेबसाइट पे भी आपको दिया है, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो A पार्ट है, दैट इज़ द आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन, जो स्पेशली बोर्ड के लिए आज हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कुछ सिलेक्टेड हमारे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, उसको बस हम फ्यू मिनट्स में डिस्कस कर लेते हैं, और बस डिस्कस हो गया तो आपके लिए बोर्ड में लिखना बहुत आसान हो जाएगा।
ओके बच्चों, तो फटाफट शुरू कर देते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट लिखना भी बहुत आसान है और आप इजीली समझ के लिख सकते हो। ओके बच्चों, जैसे पहला आपको दिया गया है आपके क्वेश्चन बैंक में, माला कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 25 फैमिलीज फ्रॉम हर लोकेलिटी। माला ने क्या किया, उसके लोकेलिटी में जो 25 फैमिलीज़ हैं उनका कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, उसका उसने डेटा जो है उसने बनाया। अब कंसेप्ट्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। माला ने अपने नियर बाय लोकेलिटीज़ में 25 फैमिली को उसने लिया और उस 25 फैमिली में से हर फैमिली में उसने विज़िट किया और उसने ये रिकॉर्ड किया कि हर एक फैमिली में कितना टोटल इनकम है और उनका कितना मंथली एक्सपेंडिचर है, उसका हिसाब किताब इसने बनाया। अब आप बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जनरली जब हम पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर मार्केट की बात करते हैं तो बच्चों ये क्या है, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हाँ भी कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं मैक्रो तो नहीं है, ये एंटायर इकोनॉमी नहीं है, ये एक लोकेलिटी की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा, तो हम इसे क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारा फर्स्ट काम हो गया, कितना आसान था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब इस माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप उसका डेफिनेशन बता सकते हो, जैसे मयूरिस डॉक का है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। काम हो गया, एक डेफिनेशन दे दिया। या जैसे मैंने अपने पीडीएफ में आपको सब लिख के दिया है, जैसे हमने कंसेप्ट ले लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैंने देखो एक्सप्लेनेशन बहुत इजी दिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, अ फर्म, अ पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर इनकम, वेजेस एक्सेट्रा। जब हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने पर्टिकुलर एरिया में 25 लोगों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया तो वो हमने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया। तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। क्लियर बच्चों। सेकंड, दूसरा उन्होंने दिया है, रमेश एनालाइज्ड दैट टोटल इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन एंड टोटल सेविंग ऑफ द इकोनॉमी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। जब भी हम टोटल की बात करते हैं यानी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप इजीली समझ गए। देखो इसके लिए मैंने कहा कंसेप्ट क्लियर है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। जब हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे थे तो हमने माइक्रो कहा, लेकिन जब हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो ये पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। या सपोज़ अभी कुछ बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं, उनके माइंड में आया क्योंकि ये हमने टोटल बात किया, यानी दिस मेथड इज़ लंपिंग मेथड, क्योंकि ये मैक्रो में यूज़ होता है, तो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखा तो भी आप राइट हो। अब किसी बच्चे ने लिखा लंपिंग मेथड तो भी आप राइट हो, लेकिन वो लिखेगा कि लंपिंग मेथड इज़ यूज्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। हम उसमें स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स करते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत इजी दिया है, देखो कैसे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच हेल्प टू द स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी। आपने इतना भी लिखा, आपका काम हो गया, क्योंकि कंसेप्ट पहचाना, 1 मार्क हो गया। उससे रिलेटेड आपने कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया, 1 मार्क आपका हो गया। तो 2-2 मार्क के ये कंसेप्ट आते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा और आपको दिया है, क्योंकि हमने डेफिनेशन किया था अकॉर्डिंग टू J.L. हंसिन। उन्होंने हमें बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स
is that branch of economics which study the relationship between large aggregate, जैसे total employment, total saving, total investment, national income, एक्सेट्रा। यानी मैंने हंसिन का डेफिनेशन आपको बता दिया। तो देखो हंसिन का डेफिनेशन में यही तो था जो उसने रमेश ने क्या एनालाइज किया वही बताया। तो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखा तो भी आप राइट हो, लंपिंग मेथड लिखा तो भी आप राइट हो। ओके बच्चों, तो ये सेकंड कंप्लीटेड। थर्ड, रोहन क्रिएटेड अ ज्वेलरी बॉक्स आउट ऑफ द पीसेस ऑफ वुड। यानी पीसेस ऑफ वुड पड़े थे, उसमें से रोहन ने क्या बना दिया? ज्वेलरी बॉक्स बना दिया। देखो ये क्या है, आपने पढ़ा था जब हम किसी की शेप बदलते हैं, साइज़ बदलते हैं, तो इससे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। याद आया? उसे हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। When the utility of commodity increase due to change its shape, color, size, color, taste, design या structure, जब हम कुछ भी उसका बदले और उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। जैसे हमने कहा था बच्चे हैं क्ले में से अलग अलग टॉयज़ बनाते तो उनको मज़ा आता है, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है। या हमने देखा था डिफरेंट कोरस क्लॉथ है, उसमें से हमने शर्ट बना दिया, टी शर्ट बना दिया तो वैल्यू बढ़ गई। या प्लैंक है या पीस ऑफ लॉग है, उसको हमने फर्नीचर में कन्वर्ट किया तो वैल्यू बढ़ गई। तो इस तरह से जब हम किसी का शेप बदलते हैं, उसका साइज़ बदलते हैं, उसका स्ट्रक्चर बदलते हैं, उसकी डिज़ाइन बदलते हैं तो उसकी वैल्यू विल गो ऑन इंक्रीजिंग। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्म यूटिलिटी। तो फॉर्म यूटिलिटी है, फिर उससे रिलेटेड आप कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो तो भी आप राइट हो, या डेफिनेशन आपको तो याद ही है, बस उसी को लिख दो कि व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन शेप इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड या टॉय इज मेड फ्रॉम क्ले। इस तरह से आप एग्जाम्पल दे दो, देखो कितना आसान है। ओके, यस। फोर्थ वन, कविता कंज्यूम्ड an additional unit of bread to satisfy her hunger। कविता ने एक ब्रेड और लिया क्योंकि उसे भूख लगी थी, तो उसने एडिशनल यूनिट लिया। तो जब हम सेटिस्फैक्शन लेते हैं फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। याद आया? उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी। द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, तो उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। फिर हमने क्या लिखा? उसका एक्सप्लेनेशन। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द एडिशनल यूटिलिटी derived by a consumer from an additional unit of commodity consumed। अब आपने ऐसे लिखा। अब कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। कुछ बच्चे फार्मूला भी लिखते हैं तो भी आप सही हो, आपने डेफिनेशन लिखा तो भी आप सही हो, किसी ने मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला लिखा तो भी आप सही हो। किसी बच्चे ने सपोज इस तरह से डायग्राम में उसने मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया तो भी वो सही है। यानी आपका एक्सप्लेनेशन कोई भी हो आप बता सकते हो, ये नेगेटिव सेटिस्फैक्शन है। आपने डायग्राम के फॉर्म में बताया तो भी आप एब्सोल्युटली राइट हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी। फिफ्थ वन, कौशिक परचेस्ड 10 kgs of wheat for his monthly consumption at ₹40 per kg। देखो कौशिक ने क्या परचेज किया? 10 kgs of wheat। 10 kgs of wheat, उसने 10 किलो गेहूँ परचेज किया। देखो ये क्वांटिटी है, ये हमें मिला। अच्छा, एट 40 रुपीज़, यानी ₹40 आपको प्राइस भी दिया। तो इसको आप क्या कहोगे? इसको हम कॉमन डिमांड भी कह सकते हैं, इसको हम इंडिविजुअल डिमांड भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी।
आपने डिमांड लिखा तो भी आप सही हो, आपने इंडिविजुअल डिमांड लिखा तो भी आप सही हो, क्योंकि यहाँ प्राइस भी है, यहाँ क्वांटिटी भी है, आपको टाइम भी बताया। तो हमने पढ़ा था डिमांड क्या है। जब हम डिमांड लिखेंगे तो डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। और इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इंडिविजुअल डिमांड में हमने देखा कि इस पर्सन ने, कौशिक ने 40 रुपीज़ पे 10 किलो गेहूं परचेज करके अपने मंथली कंजम्पशन के लिए रखा। तो ये डिमांड लिखो या इंडिविजुअल डिमांड लिखो, दोनों में आपको सही मिलेगा। तो क्लियर हुआ बच्चों, कितना आसान है, और आसानी से आप 2 में से 2 मार्क्स आप कवर कर सकते हो। चलो 6 देखते हैं। अमन परचेस्ड स्विंग मशीन एंड फर्नीचर फॉर हिज टेलरिंग शॉप। अब अमन जो है वो अपने टेलरिंग शॉप के लिए स्विंग मशीन भी लेके आया और फर्नीचर भी लेके आया। अब उसने मशीन, फर्नीचर सब उसने टेलरिंग शॉप के लिए लगाया। तो ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है। और हमने कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में देखा था व्हेन 2 or more than 2 commodities are demanded together to satisfy a want at the same time। तो हमने क्या किया था? उसको कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड था। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जॉइंटली डिमांड होती हैं, जैसे हमने ब्रेड एंड बटर कहा था, वड़ा पाव कहा था, लॉक एंड की है, मोबाइल एंड चार्जर है। तो ये हमारी जॉइंटली डिमांडेड है। अब वो टेलर का शॉप खोल रहा है तो उसको फर्नीचर चाहिए जहाँ पे वो पूरी कटिंग वगैरह करेगा, ओके, प्लस उसको स्विंग मशीन चाहिए, उसके लिए वो सब चाहिए। तो ये उसकी शॉप की जॉइंट डिमांड है। तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। आप उसे कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहेंगे। और बस उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखो। आप कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड के एग्जाम्पल्स लिखो, या यहाँ पे 2 or more गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर। हम उसी सेम टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम डिमांड करते हैं, और उसके एग्जाम्पल लिखा तो भी आप क्लियर हो। और उसमें हमने इस तरह से भी किया था कि सपोज आई डिमांड अ कप ऑफ टी। तो उस कप ऑफ टी को बनाने के लिए याद है हमने डायग्राम में भी हमने जब यूटिलिटी का एक एक कंसेप्ट को हमने पढ़ा था, तो टाइप्स ऑफ डिमांड में हमने ये भी किया था कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिमांड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री यानी जॉइंट डिमांड। तो एक कप ऑफ टी बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर हो, टी पाउडर हो और शुगर हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड फाइनली वी हैव टू ऐड मिल्क। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड सेटिस्फाइड होती है। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड लिखा, जॉइंट डिमांड लिखा, 1 मार्क का काम हो गया। बाकी उससे रिलेटेड आप बस डेफिनेशन लिखो या कोई भी आप उसका एग्जाम्पल लिखो, चॉइसेस यूएस। ओके बच्चों, तो डरना नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आपको लिखना है, ओके, और फुल मार्क्स जो हैं वो हमसे विन करनी है। नाउ नेक्स्ट है 7th one, किरण डिमांड फॉर मिल्क रिमेन अनचेंज। किरण की जो डिमांड है वो दूध के लिए अनचेंज्ड है इवन व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज बाय 10%। जब प्राइस हमारी 10% बढ़ जाती है फिर भी किरण को दूध उतना ही चाहिए, उसकी डिमांड नहीं बदलेगी, क्योंकि मिल्क जो है वो हमारे नेसेसिटीज़ में आता है। अब वो हमें चाहिए, मिल्क का प्राइस बड़ा होने दो लेकिन फिर भी मिल्क की कंजम्पशन सेम रहती है। ये कौन सा डिमांड है बच्चों? ये है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। याद है हमने कहा था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये जो डिमांड था इसमें हमने देखा था कि व्हेन द चेंज इन प्राइस ब्रिंग नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डेफिनेशन बता रही हूँ मैं। When change in price bring no change in quantity demanded is known as perfectly inelastic demand। हमने डायग्राम में देखा था इस तरह से, हमारा जो डिमांड कर्व था वो वर्टिकल था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, यानी अगर हमारी प्राइस P पे यानी इस A पॉइंट पे है, प्राइस बढ़ भी गई 10%, प्राइस बढ़ गई 10%, लेकिन हमारी क्वांटिटी में बदलाव आया बच्चों? नहीं आया। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा था? वर्टिकल था। इट वाज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके बच्चों, अच्छा देन 8th one,
At Amulya's Cafe, the demand for tea increased by 5%. At Amulya Cafe, the demand for tea increased by 5%. किसी कैफेटेरिया में डिमांड टी की 5% बढ़ गई. क्यों? ड्यू टू 10% राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी. कॉफ़ी की प्राइस 10% बढ़ी. इसकी वजह से चाय पीने वालों की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई. तो हमने क्या देखा? अमूल्या के कैफ़े में डिमांड फॉर टी इंक्रीज हो गई. चाय पीने वालों की क्वांटिटी बढ़ गई. क्यों? क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस 10% बढ़ गई. याद है हमने किया था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्रॉस रहता है, तो उस समय हमने किया था दैट इज चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए यानी फर्स्ट वन कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बी. जिसमें सपोज अगर हम ए कहते हैं टी और बी कहते हैं कॉफ़ी. अब कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो इसके लिए कॉफ़ी पीने वाले कम हो गए लेकिन चाय पीने वाले ज़्यादा हो गए. इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या देखते हैं? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी. उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. अब इसमें आप डेफिनेशन लिखो, आपकी मर्ज़ी. इसमें आप इस तरह से फार्मूला लिखो तो भी आप एब्सोल्युटली राइट हो. या किसी बच्चे ने सपोज ना डेफिनेशन याद आ रहा है ना इस तरह से फार्मूला ध्यान में आ रहा है. अब आप बताओ क्रॉस इलास्टिसिटी ज़्यादातर कहाँ दिखाई देता है? इन क्लोज सब्स्टिट्यूट. तो आप सिंपली भी लिख सकते हो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जनरली फाउंड इन केस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी. तो भी आपका काम आसान हो गया. ओके बच्चों, इसके लिए मैं बार बार कहती हूँ सिर्फ कंसेप्ट को पहचानो और उसके बारे में अब थोड़ा जो आपको आता है, जो एज पर योर नॉलेज है, आप वो हमारे साथ शेयर करो. ज़रूरी नहीं है वो डेफिनेशन हो, ज़रूरी नहीं है वो फार्मूला हो, ज़रूरी नहीं है वो डायग्राम हो. आप सिर्फ अपना नॉलेज उस कंसेप्ट के लिए हमारे साथ शेयर करो. आपका काम आसान, हम आपको इजीली 2 में से 2 मार्क्स दे देंगे. ओके बच्चों. ओके, नेक्स्ट है 9th वन. अमर सेल 50 डजन्स ऑफ मैंगो डेली एट ₹300 पर डज़न. यानी अमर जो है वो पर डज़न डेली 300 के हिसाब से 50 डज़न डेली सेल कर रहा है. तो ये एक सप्लाई है या इंडिविजुअल सप्लाई है, जो आपकी मर्ज़ी. सप्लाई लिखो तो सप्लाई के हिसाब से आप एक्सप्लेनेशन लिखो. इंडिविजुअल सप्लाई लिखा तो इंडिविजुअल सप्लाई के हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन लिखो. तो सपोज़ मैंने अपने PDF में दोनों जो भी पॉसिबिलिटी है दोनों दिया है, सप्लाई या मैंने ऑब्लिक में लिखा है इंडिविजुअल सप्लाई. अब देखो जैसे सप्लाई है, सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. उसी समय मैंने इंडिविजुअल सप्लाई का भी लिखा है, आपकी मर्जी, हाँ, जो आप अच्छा लगे. इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ सिंगल सेलर एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. हो गया. कितना अच्छा और इजी है. आपने कंसेप्ट समझा है और आप आराम से लिख सकते हो बच्चों. देन 10th वन, अजय's पापड़ एंड पिकल प्रोड्यूसिंग यूनिट. यानी अजय का एक यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पे वो पापड़ और पिकल यानी आचार बना रहा है. इट इंकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ ₹50,000 ऑन मशीनरी. उसने 50,000 मशीनरी पे खर्चा किया. एंड ₹1,00,000 टुवर्ड्स द रेंट. उसने उस प्रोडक्शन यूनिट का, उस फैक्ट्री का 1 लाख भाड़ा दिया. एंड ₹2,00,000 ऑन वेजेस फॉर द वर्कर. और वर्कर्स को 2 लाख का सैलरी दिया, वेजेस दिया ड्यूरिंग 2018 एंड 19. बताओ ये क्या है? ये है टोटल कॉस्ट. आप टोटल कॉस्ट लिखो या लिखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो भी राइट है. टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब जब हम टोटल कॉस्ट लिखते हैं
तो हमने पढ़ा भी था कि जो हमारी जो टोटल कॉस्ट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स। ये हमारे 2 यूनिट्स में डिवाइडेड होती है। हमारी कॉस्ट के 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। जब हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं तो कॉस्ट विच इज़ इंकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जब हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं तो कॉस्ट विच इज़ इंकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब हम कहते हैं टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, कुछ बच्चे लिख के आते हैं TFC प्लस TVC, तो भी आप सही हो। ओके, आपने पहले कंसेप्ट लिख लिया टोटल कॉस्ट, उसके बाद उसने फार्मूला लिखा, तो भी आप सही हो। अच्छा, इस टोटल कॉस्ट में 2 कंपोनेंट हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम जब देखते हैं कि उसने पिकल पे, मशीनरी पे 50,000 खर्चा किया, ये तो फिक्स्ड था। 1 लाख उसने रेंट के लिए खर्चा किया, वो भी फिक्स था। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट था वेजेस, दैट इज़ 2 लाख विच ही इंकर्ड ऑन वेजेस। अच्छा, अब मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में आपको सपोर्ट किया है। कैसे? टोटल कॉस्ट का डेफिनेशन हमने लिखा है, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, अच्छा, फिर मैंने दूसरे अंदाज में भी दिया है। समझो डेफिनेशन आपको याद नहीं पड़ा, टेंशन नहीं लो बच्चों, फिर मैंने दूसरा आपको लिख के दिया है। टोटल कॉस्ट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a firm on factors of production required for the production of various goods and services। जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए जो भी हमारा खर्चा हो रहा है, टोटल खर्चा हो रहा है, चाहे वो फिक्स्ड पे हो चाहे वो वेरिएबल पे हो, वो क्या बन जाता है बच्चों? वो बन जाता है हमारा टोटल कॉस्ट, जो 2 खर्चे में होता है डिवाइडेड, एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, देन है 11th वन, अनूप आयुर्वेदा प्रोड्यूसेस यूनिक हर्बल हेयर ऑयल विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। देखो उस इलस्ट्रेशन में ही आपको क्लू दे दिया है। उसने क्या कहा? अनूप आयुर्वेदा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है एक यूनिक, एक स्पेशल हर्बल हेयर ऑयल। आजकल हम देखते हैं बहुत लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है कि वेरी यंग एज में हेयर्स जो हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत लोगों को हेयर ऑयल जो रहता है वो इस तरह का यूज़ करते हैं। तो यहाँ उसने बताया यूनिक हर्बल हेयर ऑयल विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। बराबर आप समझ गए, ऐसा मार्केट जहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं हो, यानी देयर इज अ सिंगल सेलर इन द मार्केट। क्या है बच्चों? मोनोपोली। तो वो है मोनोपोली। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब मोनोपोली के लिए आप लिख सकते हो, मोनोपोली मीन्स अ सिंगल सेलर इन द मार्केट विच हैव द कंट्रोल ओवर द एंटायर मार्केट सप्लाई एंड द प्राइस। ही हैज़ नो अल्टरनेटिव ऑप्शन या कॉम्पिटिटर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बायर को कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पे मोनोपोली इटसेल्फ फर्म भी होता है, इटसेल्फ इंडस्ट्री भी होता है। मोनोपोली क्या रहता है? ही इज़ अ प्राइस मेकर, और वो क्या फॉलो करता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इतना सारा तो बोल दिया, या आप सिंपल डेफिनेशन लिखो, मोनोपोली मीन्स सिंगल फर्म which has control over the entire supply of the product which has no close substitute। डेफिनेशन लिखो, फीचर्स लिखो, जो आपकी मर्जी, जो आपको याद पड़े आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो काम बहुत आसान है, सिर्फ आपको एक बार थोड़ा समझ के और वेल कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है बच्चों। 12th वन, सनराइज कॉस्मेटिक कंपनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहा है। ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो पे भी वो ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग कर रहा है, एंड टेलीविजन पे भी, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट द फ्री सैंपल ऑफ इट्स शैम्पू प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स डिमांड। ये सब हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों? ये हमने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ये क्या है? सेलिंग कॉस्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है
जो ब्लेंडिंग है दो कंपटीशन का, परफेक्ट प्लस मोनोपोली, ये मार्केट हमें दिखाया था चेम्बरलेन ने। इसमें हमने देखा था एक वेरी यूनिक फीचर दैट इज सेलिंग कॉस्ट। इस सेलिंग कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए इस तरह से नई नई स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते हैं। तो मैंने नोट्स में आपको दिया है, पहला तो जवाब है सेलिंग कॉस्ट। फिर एक्सप्लेनेशन में, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन selling cost play a very important role. It is a cost which is incurred by a firm to create more demand for its product. जैसे for example, expenditure on advertisement, radio and TV broadcast, hoarding, exhibition, window display, demonstration, etc. ये सब आपको बता दिया, मैंने ज़्यादा लिखा है, आपको 2-3 लाइन में बताना है, that's it, जो आपको अच्छा लगे। ओके बच्चों। 13th one, Bombay Stock Exchange has developed Sensex as a stock market index for reflecting the share prices of listed companies. अब इसका जवाब जो है वो दो पॉसिबल है। नंबर 1, ये उसने पहले ही कहा इंडेक्स नंबर। अब हमने इंडेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ा है 6th वन। अब इसको आप इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हो या आप इसको स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर भी कह सकते हो। अब जब इंडेक्स नंबर हमने पढ़ा था तो इस इंडेक्स नंबर में हमने ये भी देखा था कि ये जो इंडेक्स नंबर हैं जो जनरली हम प्राइस लेवल के चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए करते हैं, और इसमें दो स्पेशल इंडेक्स नंबर्स हैं जिसमें हम कहते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं बच्चों, तो ये सेंसेक्स जो है वो मोस्टली यूज़ करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो जनरली 30 जो मोस्ट फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उनके सब रिटर्न्स को, उनकी जो जजमेंट है उन कंपनीज़ के बेसिस पे वो इंडेक्स नंबर बनाते हैं। यानी उन जो टॉप पे 30 जो कंपनीज़ हैं उनका इंडेक्स नंबर उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बनाया है। ये एक स्पेशल एवरेज इंडेक्स नंबर है। इसका जो मोस्टली बेस ईयर वो यूज़ करते हैं, जो सेंसेक्स के समय उन्होंने बेस ईयर यूज़ किया है वो है 1978 और 1979। अच्छा, एक यहाँ पर तो उन्होंने सेंसेक्स की बात की, तो मैं आपको एक और भी इंफॉर्मेशन बता दूँ जो स्पेशल इंडेक्स नंबर है, दैट इज़ निफ्टी। आपने निफ्टी भी सुना होगा। ये भी हम जनरली इस तरह के न्यूज़ चैनल जो बिज़नेस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चैनल्स चलते हैं, वहाँ पे सेंसेक्स, निफ्टी आपने सुना होगा। ये जो निफ्टी है वो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मोस्टली एज इंडेक्स नंबर यूज़ करता है, जिसमें टॉप जो 50 कंपनीज़ हैं उनका इंडेक्स नंबर वो फॉलो करते हैं और उनका बेस ईयर रहता है 1995 का। तो इस तरह से सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, ये क्या है, इंडेक्स नंबर। अगर इंडेक्स नंबर लिखा तो भी आप राइट हो, या आपने स्पेशल इंडेक्स नंबर लिखा तो भी आप राइट हो, दोनों राइट हैं। ओके। अच्छा, अब उसकी एक्सप्लेनेशन, आप इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन दे दो, दैट्स इट। जैसे एन इंडेक्स नंबर, जैसे मैंने जनरली दिया है, एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ वेरी यूजफुल इन द वैरायटी ऑफ द एरिया, जैसे स्टॉक मार्केट के प्राइजेस में क्या बदलाव आता है, cost of living, agricultural and industrial production, changes in import and export, etc. इन सब में इंडेक्स नंबर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके बच्चों, बस यही लिखा हम, कितना आसान था। ओके। अच्छा, 14th वन, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्टेड एन इंडेक्स नंबर। देखो फिर से आया इंडेक्स नंबर। Agricultural Research Institute constructed an index number to measure the changes in the production of raw cotton in Maharashtra during the period 2015 to 2020.
यानी हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया एक इंडेक्स नंबर, जिन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 2015 से लेके 2020 के बीच में जो प्रोडक्शन हुआ है रॉ मटेरियल का, यानी रॉ कॉटन का, उनके प्राइसेस में कितना चेंज आया है, अब उसके प्राइस में, उनके वैल्यू में कितना चेंज आया है। तो इसका आप जवाब दे सकते हो वैल्यू इंडेक्स नंबर, आप वो भी कह सकते हो, या कोई बच्चा प्राइस इंडेक्स नंबर लिखेगा तो भी आप सही हो, आपने वैल्यू इंडेक्स नंबर लिखा तो भी आप सही हो। अब जनरली जब हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं, अब इंडेक्स नंबर में जनरली आप शुरुआत वैसे ही लिख सकते हो कि एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है टू मेजर द चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट मेजर द चेंजेस इन फिजिकल एंड इन द वॉल्यूम इन द इकोनॉमी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है चेंजेस इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सेट्रा। या आप देखो कुछ बच्चे सपोज उन्होंने ये लिखा और उसके बाद सपोज उन्होंने लिखा प्राइस इंडेक्स नंबर, तो प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए सपोज उन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया। प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए हमने देखा था प्राइस इंडेक्स नंबर जिसमें सम टोटल प्राइसेस जो है फॉर द करंट ईयर अपॉन द सम टोटल प्राइस इन द बेस ईयर इनटू 100। अगर प्राइस इंडेक्स नंबर लिखा है तो आप ये लिखो, लेकिन अगर सपोज आपने वैल्यू इंडेक्स नंबर लिखा बच्चों, तो इस वैल्यू इंडेक्स नंबर में P1 Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है करंट ईयर, उसके बाद सम टोटल ऑफ P0 Q0 इंटू 100, यानी ये फार्मूला लिखा तो भी आप सही हो, जो आपकी मर्जी आप लिख सकते हो। या जनरली आपने इंफॉर्मेशन वही इंडेक्स नंबर का दिया कि इंडेक्स नंबर क्या है, एक डिवाइस है जो मेजर करता है चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत हो गया, और एक दो एग्जाम्पल दे दो बस, तो इस तरह से आपका ये काम बहुत आसानी से हो गया। ओके बच्चों, यस देखो होते होते करते करते विद इन ए फ्यू मिनट्स हमारे 14 केस स्टडीज कंप्लीट हुए। नाउ 15th वन, मनीष purchased 100 meters of cotton textile to produce ready-made shirts at his garment factory। अब उसका गारमेंट फैक्ट्री है और वो शर्ट्स बनाता है, और वो शर्ट्स बनाने के लिए 100 मीटर कपड़ा लेके आया। तो ये क्या है, आइदर रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएटरी गुड्स। हमने पढ़ा था ये रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएटरी गुड्स, ये है इसका कंसेप्ट, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। इस कपड़े को यूज़ करके वो क्या बनाएगा, शर्ट्स बनाएगा। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन देखो, मैंने बहुत इजी दिया है। अब जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो आपको मालूम है कि नेशनल इनकम को काउंट करते समय हम डायरेक्टली उसकी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, यानी रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएटरी गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जैसे अभी हमने कपड़े का वैल्यू लिया, वो नहीं, शर्ट बनके जब तैयार हो जाता है फाइनल उसकी जो MRP है दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। तो चलो, हमने एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी दिया है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डबल काउंटिंग only the value of final goods and services must be considered। considered नहीं समझ में आया तो taken, but the value of raw material कहो या intermediate goods कहो, it should not be considered, उनको consider नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, अच्छा 16th वन, सरला a retired school teacher। सरला एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है, रिसीव अ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ₹20,000 फ्रॉम द गवर्नमेंट उसको 20,000 खर्चा करके उसको 20,000 सरला को देती है एवरी मंथ, ताकि वो अपना जो रिटायर्ड लाइफ है आराम से विदाउट ऑन एनी अदर डिपेंडेंस वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। यस बच्चों, इसको क्या कहते हैं आप समझ गए, बराबर है, दैट इज ट्रांसफ़र इनकम। आपने देखा है ट्रांसफ़र इनकम जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, लेकिन इंडिविजुअल्स को मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट ना। वो जो रिटायरमेंट के बाद वी आर गेटिंग दैट ट्रांसफ़र इनकम, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, दैट इज द नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, वो हमारे नेशनल इनकम का हिस्सा
नहीं है। तो ये है ट्रांसफ़र इनकम। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी। वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, ट्रांसफ़र इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जैसे फॉर एग्जांपल पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अलाउंसेस हैं, या सिकनेस बेनिफिट है, स्कॉलरशिप है, डोनेशंस हैं। ये एक ऐसा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है जो हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये है ट्रांसफ़र इनकम जो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। ओके बच्चों। 17th, Prakash paid an income tax of rupees 62,000 during the accounting year 2018 and 19। मैंने टैक्स भरा, तो ये कौन सी टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स, जो मैंने इनकम टैक्स पे किया। When I am earning the income and I have to pay the tax to the government, this is which type of tax? Direct tax. Direct tax which is imposed on a person. He or she has to pay directly to the government. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हो, और इस तरह के डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट आपको एग्जैक्टली मालूम रहता है। तो ये है डायरेक्ट टैक्स। आप समझ गए? अब इसके लिए बस एक दो लाइन में बता दो। डायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय अ टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम, या हम अपने प्रॉपर्टी पे करते हैं। द बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय, ये बियर करता है, पर्सन ऑन whom it is imposed या levied। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, कारपोरेट टैक्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमारा ये भी इजीली कंप्लीट हो गया। नाउ 18th वन, RBI of India helped to raise the loan for both the central and state government by selling government के bonds, securities etc। अब ये हमने पढ़ा था, that is in the 9th चैप्टर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, की RBI जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है by collecting the funds, by issuing the bonds या सिक्योरिटीज। तो ये क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इस तरह के फंक्शंस जो है वो गवर्नमेंट, RBI जो है वो गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करती है। पर सपोज आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन याद नहीं आया, समझो आपको नहीं याद आया, तो आप ये भी लिख सकते हो हमने RBI के फंक्शंस पढ़े हैं। RBI के फंक्शंस में हमने पढ़ा है RBI क्या है? इट प्ले अ रोल ऑफ बैंक टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर का भी तो रोल प्ले करती है, बराबर बच्चों? तो आपने लिखा बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो भी सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो भी आप सही हो। दोनों केसेस में आप राइट हो। तो जैसे मैंने लिखा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके थ्रू गवर्नमेंट परचेज एंड सेल द सिक्योरिटी एंड गिव द प्रॉपर सपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। या RBI एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की बैंक बन के काम करती है। जैसे RBI एक्ट एज बैंकर, एज एजेंट, एज अ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। इट कैरी द बिजनेस टू बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवल, दोनों के लिए वो काम करती है। देन 19th, AVM बैंक प्रोवाइड डीमेट फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। देखो AVM बैंक है, एक कमर्शियल बैंक है, वो अपने कस्टमर को डीमेट फैसिलिटी दे रहा है, वो इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी दे रहा है, वो मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी दे रहा है अपने कस्टमर को। तो ये बहुत सारे फंक्शंस जो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोवाइड करता है, ये कौन से फंक्शंस हैं बच्चों? दीज आर द एंसिलरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक्स के एंसिलरी फंक्शंस हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस के साथ साथ हमारी बैंक्स जो हैं वो हमारे कस्टमर के डेली शेड्यूल लाइफ को सपोर्ट करने के लिए देता है। तो एंसिलरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत आसान। कमर्शियल बैंक हैज़ टू प्रोवाइड वेरियस एंसिलरी यानी एजेंसी सर्विसेज टू द कस्टमर। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हमने पढ़ा, कलेक्शन ऑफ मनी हम
बहुत से कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट भी करते हैं और पे भी कर देते हैं। देन मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं, लॉकर फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, डीमेट फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब एंसिलरी फंक्शंस हैं जो हमारी कमर्शियल बैंक्स उनको प्रोवाइड करता है। ओके बच्चों। देन 28 केरला बेस्ड कंपनी, केरला की एक कंपनी है जिसका नाम है के ज्वेलर्स, इंटेंड यानी वांट to raise rupees 1000 crore by fresh insurance issuance of shares। fresh issue of shares यानी वो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स से 1000 करोड़ का कैपिटल जमा करना चाहते हैं। अब आप मेरे से पहले ही समझ गए, जब हम कहते हैं फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स तो वो प्राइमरी मार्केट, लेकिन जो ऑलरेडी परचेज शेयर्स है उनकी जब हम बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग करते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट है। ओके, तो ओल्ड इशू जो रहता है वो सेकेंडरी मार्केट में, लेकिन न्यू इशू फ्रेश इशू कहाँ होता है? प्राइमरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट आपका जवाब बिल्कुल सही है, बस उसके बारे में लिखो। प्राइमरी मार्केट हेल्प टू रेज फ्रेश कैपिटल यानी न्यू इशू थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स कहो, डिबेंचर्स कहो, आप प्राइमरी मार्केट में ही डील कर रहे हो। 21 तमिलनाडु परचेज व्हीट फ्रॉम पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु जो है वो हमारे ही देश के अंदर, जो पंजाब है और उत्तर प्रदेश है, उससे व्हीट परचेज कर रहा है। तो ये हमारे देश के अंदर ही हो रहा है, इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री, उसके अंदर ही ट्रेड हो रहा है। तो ये इंटरनल ट्रेड है, ये डोमेस्टिक ट्रेड है, ये होम ट्रेड है, जो बोलना चाहो। तो तीनों जवाब राइट है। इंटरनल ट्रेड राइट, होम ट्रेड राइट, डोमेस्टिक ट्रेड राइट, जो चाहो राइट। ओके बच्चों, अच्छा अब इसका एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन लिखना है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। समझो, डेफिनेशन याद नहीं आया तो हम क्या करेंगे? व्हेन द ट्रेड इज कैरीड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अवर कंट्री इट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। तो उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। समझो, वो भी ध्यान में नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं एज द तमिलनाडु, उसने परचेज किया है व्हीट फ्रॉम द पंजाब एंड द उत्तर प्रदेश, जो हमारे इंडिया के अंदर ही है। सो इट इज़ कॉल्ड होम या डोमेस्टिक या इंटरनल ट्रेड। ओके बच्चों, लास्ट देखो, बातें करते करते हम पहुंच गए और आपके केस स्टडीज़ का टेंशन मैंने गायब कर दिया और आप समझ भी गए कि कैसे लिखना है। लास्ट है अल्फांसो मैंगो फ्रॉम महाराष्ट्र, जो हमारे कोंकण का बहुत पॉपुलर है। दे आर सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। हमारे महाराष्ट्र का अल्फांसो मैंगो जो है, आपूस आम जो है, वो हर जगह पॉपुलर है, जिसको हमने इंटरनेशनल मार्केट में भेजा तो हमने अपने देश से बाहर बेचा, सेल किया, तो वो क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड, जो आप बोलना चाहो। तो हमने इसका जवाब दिया है इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड, जो आपकी मर्जी। ओके, अच्छा फिर आप उसका लिख सकते हो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज, दो देशों के बीच में, इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, यहाँ पे आपको कोई भी 5 केस स्टडीज़ दिया जाएगा। हमने यहाँ पे 22 केस स्टडीज़ को पढ़ा। टेक्सचुअल तो हम ऑलरेडी एक एक चैप्टर करके कर चुके हैं, प्लस हमने महाराष्ट्र बोर्ड का जो उन्होंने क्वेश्चन बैंक दिया था वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ताकि आपको 1% भी कोई डाउट और कन्फ्यूजन नहीं रहे। आप हर चीज़ को क्लियरली समझ के विथ कॉन्फिडेंस के साथ आप लिख के आ जाओ। नॉट नेसेसरी कि आप डेफिनेशन ही लिखो, नॉट नेसेसरी कि आप फार्मूला लिखो। आपको जो उससे रिलेटेड आपको समझ में आया है, जो भी कंसेप्ट आपने समझा है, उससे रिलेटेड अपने व्यूज़ आप एक्सप्रेस करो। तो आपके इकोनॉमिक्स में ये जो कंसेप्ट है वो आपको फुल मार्क्स गेन करने में आपकी मदद करेंगे। So yes, my dear students, if you like this video, do share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.